फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग सीरीज़ ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 कर रहे हैं। 10 ईयर सीरीज़ 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी साइंस कंटेंट के पेपर्स हैं वी आर डिस्कसिंग। हम लोग 2019 के दोनों पेपर्स कर चुके हैं डिस्कस। 2018 का भी हम लोगों ने दिसंबर का कर लिया है। फिर 2017 में कोई पेपर नहीं हुआ, एज आई टोल्ड यू बिफोर। 2016 में 2 पेपर्स हुए, एक फरवरी में और एक सितंबर में, वो दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारी बारी है डिस्कस करने की साइंस कंटेंट फॉर पेपर 2 सीटेट 2020, वो है फरवरी 2015 का पेपर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर साइंस गोज, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इज। देखिए, जो हम लोगों ने, मैंने ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, ये मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड कैसे निकलता है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज़ इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1 जो है वो तो 1 ही रहेगा, f की जगह हमारे पास आ जाएगा 5000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0002। तो आर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0.002। हिंदी में जो है ये कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल क्या है, तो ये आवर्तकाल हमारा होगा 0.002 सेकेंड्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर साइंस कंटेंट 2015 पेपर इज, कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, थंडरिंग, सुनामी या फ्लड्स। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। लाइटनिंग को तड़ित कहते हैं, लैंडस्लाइड को भूस्खलन कहा जाता है, थंडरिंग जो होती है गर्जन होता है, सुनामी को सुनामी ही कहते हैं, फ्लड्स को बाढ़ कहते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो अर्थक्वेक है, ये जो भूकंप है, उसकी वजह से इनमें से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो कॉज करते हैं लैंडस्लाइड्स को, जो ऑप्शन नंबर बी है, लैंडस्लाइड को। फिर दूसरा जो है सडन मूवमेंट ऑफ ओशंस, जिसको कि सुनामी कहा जाता है, और फ्लड्स होते हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास ये ऑप्शन बी आ जाएगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। तो इट गोज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1 कि बी मतलब भूस्खलन और डी मतलब सुनामी और ई मतलब बाढ़। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, दैट विल बी अ राइट आंसर। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स इन द ह्यूमन आइज। हम लोगों को पता है कि मानव नेत्र में शलाकाएँ और शंकु होते हैं, और जो रॉड्स होते हैं बेसिकली, कोन्स जो होते हैं वो तो कलर बताते हैं, जो रॉड्स होते हैं वो वाइट एंड ब्लैक मतलब लाइट और डार्कनेस का डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो चमगादड़ वगैरह होते हैं उनके अंदर रॉड सेल ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे ओनली हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नाइट एंड द डे। ठीक है, लेकिन जो कोन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट एंड दे टेल अस अबाउट द कलर्स। जो शलाकाएँ होती हैं वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, वो गलत है, और कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ठीक है। रॉड्स कैन सेंस कलर, ये गलत है। रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये भी गलत है। ठीक है, तो आर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, शंकु जो होते हैं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि उपग्रह नहीं है जिसका। ठीक है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, यूरेनस है, शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है। शुक्र को वीनस कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं। तो यहाँ पर वीनस है एक ऐसा प्लैनेट जिसका कि कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग एडिबल प्लांट्स। इसमें क्या है, हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 पौधे दिए हुए हैं, केला, बैंगन, भिंडी और कद्दू, बनाना, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर एंड पम्पकिन। सिलेक्ट फ्रॉम दीज अ पेयर ऑफ प्लांट्स विच हैज़ 2 or more than 2 edible parts।
मतलब जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके एडिबल पार्ट्स, जो खाने वाले पार्ट्स हैं, वो कितने हैं। जैसे बनाना में हम लोग जो छिलका है उसकी सब्जी बनाई जाती है, जो उसका जो अंदर का फ्रूट है वो खाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ब्रिंजल देखा जाए तो वो तो उसको, ब्रिंजल को वही किया जाता है, उसके जो अंदर का फ्रूट है छिलका हटाकर उसको उसकी सब्जी बनाई जाती है। लेडीज़ फिंगर में भी जो ऊपर का पार्ट काट के उसको यूज़ किया जाता है और एज अ सब्जी बनाई जाती है। अच्छा, पम्पकिन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं अंदर जो सीड्स होते हैं और एक जो बाहर का फ्रूट होता है, ये दोनों एडिबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह बनाना में भी दो पार्ट्स एडिबल हैं। तो इन्होंने यही पूछा है कि इन पौधों में का एक ऐसा युगल चुनिए जिनमें दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो वी विल गो विद द ऑप्शन, इसमें दो आ जाएंगे, एक तो बनाना आ जाएगा, एक पम्पकिन आ जाएगा, ए और डी है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग जाएंगे, दैट विल बी अ राइट आंसर। Now we come to the next question. Which one of the following sets is the combination of organs of human digestive system that do not carry out any digestive function? मतलब निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों का संयोजन का वह कौन सा एक ग्रुप है जो कि पाचन कार्य नहीं करता, ठीक है। Although they come in the digestive system but they do not function, वो फंक्शन नहीं करते। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, अब देखो फर्स्ट जो है वो ईसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बक्कल कैविटी, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर है हमारे पास रेक्टम, ठीक है। अब ये देखो ईसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है। दूसरा जो है वो बक्कल कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम है। तीसरा बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और रेक्टम है। और चौथा जो है वो बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो, ईसोफेगस को ग्रसिका कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को बृहदांत्र कहा जाता है, रेक्टम को मलाशय कहा जाता है। और अब इनमें से ईसोफेगस जो है वो आपको पता है एक फूड पाइप है, ठीक है। फूड पाइप का जो ऐसा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं निकलते जिसकी वजह से वहाँ पे डाइजेशन हो। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम करती है, सोखती है। और जो रेक्टम होता है वो सिर्फ वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ऑब्वियसली जो पहला ऑप्शन है ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय, या ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, सो दैट इज़ दी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। Now we go to the next question. Study the following statements about villi. villi आपको मालूम है कि हिंदी में उसको दीर्घ रूम कहते हैं, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली इनका काम होता है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच कैरी आउट द फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया सो दैट द मोर एब्जॉर्प्शन डज अकर, ठीक है। जैसे कि अगर आप कपड़े को फैलाकर सुखाते हो तो ऑब्वियसली उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अगर एकदम गट्ठा बना के उसको डाल दोगे तो ऑब्वियसली उसका सर्फेस एरिया कम होगा एंड उसको टाइम लगेगा। तो जो विल्लाई का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया एंड टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है दे हैव द वेरी थिन वॉल्स, ठीक है। और दूसरा है दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये भी ठीक है। एंड तीसरा है दे हैव ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स जिनको कि कैपिलरीज कहा जाता है, क्लोज टू द सर्फेस। एंड चौथा है दे हैव द स्मॉल पोर्स थ्रू विच द फूड कैन ईजिली पास। अब देखो इसमें क्या है कि जो पोर्स वाला है ऑप्शन डी वाला वो बिल्कुल गलत है, कि इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरलता से गुजर सकता है, दैट इज़ रॉन्ग। ये पतली भित्ति होती है, ये ठीक है। उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, वो भी ठीक है। और उसके ऊपर रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। और अगर ये ऑप्शंस आप देखें तो सेकेंड पार्ट जो है जिसमें उन्होंने ए बी सी को कंसिडर करा है, तो दैट इज़ एन एब्सोल्युटली राइट आंसर, राइट ऑप्शन। So we go to the next question. Select from the following a set of ruminants. जब मैंने ruminant stomach और ruminant organisms की पूरी वीडियो बनाई थी फूड या न्यूट्रिशन चैप्टर में, तो उसमें मैंने सब बताया था कि सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है सीकम, क्या होता है, और जो कड होती है, जो जुगाल होता है बेसिकली गाय का, उसको कड कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोगों को इजी हो जाता है क्वेश्चन सीरीज़ को लेना। तो इन चारों में से बफलो काउ एंड डियर, बफलो काउ डॉग, काउ डियर एंड डॉग, एंड कैट बफलो एंड डियर। अब इसमें 3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, बफलो, काउ एंड डियर, जो कि रूमिनेंट के फैमिली में आते हैं। अब कुत्ता जो है वो तो गाय वाली फैमिली के अंदर नहीं आएगा ना, तो ये तो वो बिल्कुल, ये पहली सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गई, थर्ड भी गलत हो गई। अब ना कैट आती है, कैट तो टाइगर वाली फैमिली के अंदर आती है,
तो ये भैंस, गाय और हिरन वाली जो फैमिली है, दैट गोज फॉर द सेट ऑफ द ruminants. दिस इज द राइट ऑप्शन. और ruminant इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जिसकी वजह से वो जो है सेल्यूलोज खा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि र्यूमिन कहा जाता है. ठीक है, इन्हीं र्यूमिन के नाम पे ही इन ऑर्गेनिजम्स का नाम रूमिनेंट्स कहा जाता है. ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा समझ. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sometimes after doing the physical work we get the muscle cramps. This results due to, हम लोग कभी भी शारीरिक कार्य करते हैं या फिर चलो कोई चढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसा वाला ज़्यादा वाला काम करते हैं अपने रूटीन से हट के, तो हमारी जो बॉडी में ना एकदम दर्द होनी शुरू हो जाती है. खासकर जो पिंडली वाला जो हिस्सा है, जो टांग के नीचे वाला पोर्शन है हमारा, वहाँ पे काफ़ी, या जो जहाँ पे मसल मेन होती है वहाँ पे ना खिंचाव सा होता है, दर्द होती है, ऐसा लगता है कि बहुत पेन हो रही है. तो वो उसका दिस रिजल्ट्स ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, इसका होने का कारण क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि पायरुवेट, आपको मालूम है ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में बदलता है. पायरुवेट क्या करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है ड्यू टू दी लेस ऑक्सीजन. अब देखो, जब हम लोग शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं, ऑब्वियसली द नीड ऑफ द ऑक्सीजन गेट्स मोर, हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की. तो उसमें क्या होता है कि उस ऑक्सीजन की ज़्यादा, मतलब नीड को ज़्यादा होने की वजह से जो ये साइकिल है वो पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड बदल जाता है. ठीक है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से ही हम लोगों को बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं. तो ये थर्ड ऑप्शन होगा, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना इज़ द राइट ऑप्शन. वैसे ये भी मैं सारा जो है ग्लाइकोजन पाथवे वगैरह ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ अपने वीडियो में. आई होप आप वहाँ पे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक्स देख के आप वहाँ से पढ़ लेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following shows the correct sequence of the path of urine in the human excretory system? अगर मैंने systems सारे डिस्कस किए हुए हैं अपनी वीडियोज़ में. all the systems have been discussed as point of view of CTET 2020. आप प्लीज़ उन सिस्टम्स को पढ़िए और उसके बाद ये क्वेश्चंस करिए. you yourself will enjoy. निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? देखिए, सबसे पहले जो मेन इसका जो ऑर्गन है वो है किडनी. किडनी के बाद जो जाता है यूरिन, वो कहाँ जाता है? यूरेटर्स में. यूरेटर्स मतलब 2 पाइप होती हैं पतली पतली, वहाँ पर जाता है. और उसके बाद जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है. यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि वो यूरिथ्रा में जाता है, जहाँ से वो बॉडी के बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा इज़ द राइट आंसर. तो 4 के साथ जाएंगे हम लोग. वृक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बस कवर्स द फर्स्ट 10 किलोमीटर्स ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड द रिमेनिंग 45 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. अब इसमें आप ये ध्यान से देखिए कि इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है. इसमें उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है. पहले तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम टाइम 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/40. ठीक है, क्योंकि जो है 10 हम लोगों को जो 10 है वो हम लोगों को दिया हुआ है डिस्टेंस, और जो स्पीड दी हुई है वो हमें 40 दी हुई है. तो जो T1 है वो 10/40 या 1/4 आ जाएगा. ठीक है, अगर हम T2 की बात करें तो T2 में क्या हो जाएगा कि 45 हम लोगों को दिया हुआ है डिस्टेंस. ठीक है, और उसके बाद जो हम लोगों को इसमें स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 60. तो ये हमारे पास हो जाएगी 3/4. मतलब हमारा जो T1 है वो 1/4 है और जो T2 है वो 3/4 है. ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस होती है अपॉन टोटल टाइम होती है. टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 + 45 है. ठीक है, 10 दिया हुआ है और 45 दिया हुआ है. और जो टोटल टाइम है वो हम निकाल ही चुके हैं, 1/4 + 3/4. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 55. ठीक है, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/4. ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 55 किलोमीटर पर आवर. तो आर आंसर विल बी 55 किलोमीटर्स पर आवर. राइट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following can be used to form a virtual and magnified image of an object? मैंने लाइट
चैप्टर का पूरा सीटेड कंटेंट का मैंने वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने ये सारे डिस्कस करा है कि प्लेन मिरर की कैसे इमेज बनती है, कॉन्वेक्स लेंस की कैसे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर की कैसे बनती है। ये टेबल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 8th क्लास में भी दिया हुआ है, और कुछ पोर्शन जो है इसका 10th क्लास में भी है, बट 10th क्लास का काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटिव है। तो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसी इमेज बनती है। और हम लोग इसमें जैसे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, कि किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित छवि बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं, दे फॉर्म द वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज of an object when the object is placed between the pole and the focus. ऑब्जेक्ट को अगर पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो हम लोगों को जो बोथ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में इसकी इमेज बनती है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोलियो इज कॉज्ड बाय। पोलियो जो है ये डिजीज़ का भी मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे ध्यान आ जाता है कि जो वीडियोस बनी होती हैं, कोई अगर स्टूडेंट अगर उन वीडियोस को देखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको खुद ही कर पाएगा, उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ पाएगी, वो समझ आ जाएगा और उसी समझ के की वजह से वो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो पोलियो जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय, पोलियो किसकी वजह से कॉज्ड होता है, वायरस की वजह से होता है, जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। ठीक है, तो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द साइंस कंटेंट। अब जैसे वैसे तो ये पेडागॉजी का है, बट फिर भी ये मिक्स क्वेश्चन है, लाइक द बोथ द टॉपिक्स आर देयर, कंटेंट इज ऑल्सो देयर एंड पेडागॉजी इज ऑल्सो देयर, सो विल टेक अप दिस क्वेश्चन। आई पुट 1 ईयर ऑन अ स्टील रेल रोड ट्रैक। मैंने अपना कान जो है स्टील की रेल की पटरी के ऊपर रखा। पहला है कि आई एम एबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन सूनर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर। मैंने आने वाली ट्रेन की जो ध्वनि है वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। मतलब अगर हम कान लगाते हैं तो हमें जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि वाइब्रेशंस आती है ना, तो वाइब्रेशन से हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही। सेकेंड है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू द स्टील एज कम्पेयर टू द एयर, कि वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। ठीक है, और तीसरा है साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू सॉलिड्स एज कम्पेयर टू द गैसेस, गैसों की तुलना में ध्वनि जो है वो ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। अब इन्होंने ये पूछा है कि ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स विच वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर विच वंस आर ऑब्जर्वेशंस एंड विच आर इन्फ्रेंसेस। देखो पहला जो है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है कि भाई मैंने जब रेल की पटरी के ऊपर अपना जब कान रखा तो देखा कि मुझे जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो उसने निकाला, निष्कर्ष निकाला कि भाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू स्टील। तीसरे में भी यही है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू सॉलिड्स एज कम्पेयर टू गैसेस। तो देखा जाए तो ए जो है दैट इज़ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड बी एंड सी आर इन्फ्रेंसेस। जो फोर्थ ऑप्शन है कि ए जो है वो प्रेक्षण है, मतलब ऑब्जर्व किया है मैंने, और बी और सी जो है वो निष्कर्ष हैं। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ द बेस्ट आंसर। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। या द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स आर। प्लास्टिक की भी पूरी वीडियो मैंने आपको कल के भी पेपर में बताया था कि थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये सब मैंने करवाए हुए हैं अच्छी तरह से टेबल में। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड देन डू दीज क्वेश्चंस। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक आर, प्लास्टिक के जो सामान्य विशेष गुण हैं वो ये हैं कि पहला ये ड्यूरेबल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन रिएक्टिव है, या दूसरा ऊष्मा का सुचालक है, वजन में हल्का है, विद्युत के सुचालक है, तीसरा टिकाऊ है, ड्यूरेबल है, लाइट है वेट में, या नॉन रिएक्टिव है, और चौथा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ड्यूरेबल है, नॉन रिएक्टिव है। देखो पहली बात तो ये है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कंडक्शन तो उसमें आप भूल ही जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उनका ड्यूरेबल होना सबसे ज़्यादा उनकी क्वालिटी है, फिर लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं, और नॉन रिएक्टिव होते हैं, अन्य अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ उसके अंदर डाली तो उसमें उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वजह से प्लास्टिक के जो हैं वो कुछ एक्सक्लूसिव उनको माना जाता है। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अपॉन द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब किसी भी लोकेलिटी के जो फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन को हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। राइट,
तो अब इन्होंने ये ऑप्शंस दी हुई है एंड वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया, कि किसी एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पे व्यक्ति पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है, इट रेफर्स टू ओनली द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, या सिर्फ एक ही, जैसे टाइगर्स हैं तो सारे टाइगर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही एरिया में पाए जाएंगे। या थर्ड है कि इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन एरिया, कि किसी क्षेत्र के बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं पादप जात और प्राणी जात की उल्लेख करती है। या फोर्थ है, इट इज़ एन आर्टिफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स, कि कृत्रिम रूप से बनाया गया संरक्षित क्षेत्र है। देखो मैंने पहले ही बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायो मीन्स फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, और दूसरी बात कि वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के होते हैं। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 ओनली, कि जिसमें कि सिर्फ सही सी जो है दैट इज़ एन राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू सेल्स। कोशिका से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज क्रोमोसोम, सेकंड इज अ जीन, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। अब देखिए ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, और जो डीएनए होता है, जीन होते हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। सिर्फ राइबोसोम्स जो होते हैं उनका प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, उसका न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। तो वी विल गो विद द ऑप्शन जिसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 2, ए, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब देखो ये सारे सिस्टम्स जो हैं, ये बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिस्टम से ही आ रहे हैं, और मैंने सारे सिस्टम्स जो हैं वो डिस्कस करे हुए हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम। मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले तो गैमीट फॉर्मेशन बनता है, गैमीट बनेगा तो ही जाके गैमीट्स मिलेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर फर्टिल, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। मतलब गैमीट जो बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो सबसे पहले हमारी बॉडी में बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गैमीट है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो आप काट ही दो, ठीक, जिसमें जाइगोट लिखा हुआ है वो तो हो ही नहीं सकता। अब गैमीट फॉर्मेशन में उसके बाद पहले ही जाइगोट बन जाएगा या पहले फर्टिलाइजेशन होगी, तो सेकेंड ऑप्शन भी काट दो, ठीक है। तीसरा है कि गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियो। अब क्या जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनता है, बाद में बनता है? शिशु तो बाद में डेवलप होगा ना, जब जाइगोट डिवाइड करेगा तभी तो एम्ब्रियो बनेगा ना, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन होगा कि युग्मक बनाना, फिर निषेचन करना, फिर युग्मनज बनना जिसको जाइगोट कहते हैं, और फिर भ्रूण बनना। तो गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following elements must be available in sufficient quantity in the water of a pond at tadpoles are growing? देखिए जहाँ पे टैडपोल्स ग्रो कर रहे होते हैं ना, और अब आप जनरली क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन लिखते हैं। देखो ऑक्सीजन तो किसी भी जगह में रहने के लिए चाहिए चाहिए, लेकिन टैडपोल्स में एक प्रक्रिया हो रही है जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ अ टैडपोल टू अ मैच्योर फ्रॉग, ठीक। तो ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना, इस टाइम पर हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है फ्रॉग्स को, तो आयोडीन जो है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आयोडीन मस्ट बी अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटीज इन वाटर ऑफ अ पॉन्ड इन द टैडपोल्स वेयर दे आर ग्रोइंग एंड द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज देयर। ओके, नो, ठीक है, ये वाला क्लियर है सबको। नाउ वी कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass 6 kilogram is sliding on a frictionless horizontal surface with a uniform speed of 3 meter per second. The force required to keep the object moving at the same speed along the same straight line is. देखो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 6 किलोमीटर की स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और कहाँ पे स्लाइड कर रहा है? फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस में, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग एट द सेम स्पीड अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिसल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से फिसल रहा है तो कोई फोर्स कहाँ लग रहा है उसमें? तो देयर विल बी नो फोर्स, 0 न्यूटन आ जाएगा, 0 न्यूटन, ठीक है। दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड जो है, टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? टार्ट्रिक एसिड जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो कि प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में, ठीक है, और टैमरिंड में,
टैमरिंड मतलब इमली में, अनराइप मैंगोज़ में भी होता है, ठीक है। लेकिन लेमन और आंवला में, नींबू और आंवला में नहीं होता, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं। तो विल गो विद द ऑप्शन वेयर द सी एंड डी इज़ राइट। यहाँ पे कच्चे आम और अंगूर में पाया जाता है, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड till 2015 all the question papers, all the 10-year series of the CTET paper 2 science content. Once we are through with these papers, then we'll switch over to UP-TET एंड HTET जो कि उसके साइंस के कंटेंट के जितने पार्ट्स आए हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, और जब आपका एग्जाम हो तो आपको साइंस कंटेंट में एटलीस्ट आप कहीं ना रुको। वंस वी आर ओवर विद द साइंस कंटेंट ऑल्सो, देन विल स्विच ओवर टू पेडागोजी, और ऐसे वाले क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके जनरली हर बार इनडायरेक्ट फॉर्म में एक ही घूम फिर कर वो आते ही आते हैं, ठीक है। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। टेक केयर। ओके, बाय बाय।